बहुत ध्यान से देखनी है। इससे पुराने जो पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों को जरूर देख लेने हैं। और दोस्तों अगर आपको हिंदी के स्पेशल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, क्योंकि 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जानी है, तो प्ले स्टोर में दोस्तों हमारा एक बैच है हिंदी टेस्ट सीरीज करके, जिसमें 7000 से प्लस हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज, टॉपिक बाय टॉपिक आपके रिविजन की दृष्टि से भी वो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो आप उसको परचेज करके दोस्तों वहाँ से टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं। तो इससे पहले 27 तक हमने बात की थी, कौन सा युग्म गलत है, तो अभिराम अभिराम दोस्तों इसमें से गलत था। आज दोस्तों 28वें प्रश्न से हम बात करते हैं और 3 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, लगभग सभी दोस्तों ने उसके आंसर्स सही दिए हुए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी भी दोस्तों आप लोग एक कोशिश कीजिएगा, 28 से लेकर देखिए 50 तक के हम प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए और बाद में अपना स्कोर भी बताइए कि आपका इसमें से कितना स्कोर हो रहा है। कि तरणी का अर्थ सूर्य है, तो तरणी का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है बस, कि तरणी का अर्थ सूर्य है तो तरिणी का अर्थ क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तरिणी का अर्थ क्या होता है, तरणी का अर्थ होता है दोस्तों क्या, नाव। तरणी का अर्थ क्या होता है, नाव होता है। ठीक है, तरणी का अर्थ नाव या फिर नौका होता है, जबकि ये जो तरणी है इसको तरिणी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो इसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, नाव। ठीक है, और जो ये तरणी है दोस्तों, तरणी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तरणी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। कभी कभी दोस्तों आपसे इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछ लेगा, तरणी, तरणी के संबंध में सही कथन है या सही अर्थ है, तो तरणी का अर्थ हो जाएगा सूर्य और ये वाले तरणी का अर्थ हो जाएगा क्या दोस्तों, क्या, नाव या फिर नौका। अब दोस्तों दोनों तरणी आए हैं, इसका अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाचियों के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, सूरज, अंशुमान, ये क्या है आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। और तरणी यानी कि नाव यानी कि नौका के पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो जलयान, बेड़ा, तरी, नाव, ये सभी क्या आपके नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, नाव। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। स्पष्ट व्यंजन दोस्तों बोले तो क्या, स्पर्श व्यंजन। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आती है दोस्तों कितनी, 25। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं, 5 वर्ग आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको बताया था, कब कब है, यानी कि सॉरी KTM 2। ठीक है, KTM 2। ठीक है, यानी कि कंठ्य वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग, ये 5 वर्ग दोस्तों आते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के कितने वर्ग हैं, तो हिंदी में स्पष्ट व्यंजनों के दोस्तों 5 वर्ग हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, तौ वर्ग, टॉ वर्ग और पौ वर्ग। ठीक है, याद रखना है। स्पष्ट का अर्थ भी क्या होता है, छूना या स्पर्श करना होता है, तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके उच्चारण के समय जो हमारी जिह्वा होती है मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए चलती है। जब वो कंठ को स्पर्श करती है तो उसे कंठ्य वर्ग बोलते हैं, जब वो तालव्य को स्पर्श करती है तो उसे तालव्य वर्ग बोलते हैं, जब वो मूर्धन्य को स्पर्श करते हैं तो उसे मूर्धन्य वर्ग बोलते हैं, जब वो दंत को स्पर्श करते हैं तो उसे दंत्य वर्ग बोलते हैं, और जब वो ओष्ठ को स्पर्श करती है जो जिह्वा है तो उसे ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ ङ, चौ वर्ग में चौ छ झ झ य, टौ वर्ग में टौ ठौ डौ ढौ ण, तौ वर्ग में तौ थौ दौ ध न, पौ वर्ग में पौ फ ब भ म। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये क्या है, 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 25 मानी जाती है। ठीक है, अब इसमें से एक अणौ और अढौ भी आता है दोस्तों टौ वर्ग में, जिसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, तो उसे भी कभी कभी स्पर्श व्यंजन में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो ये 5 वर्ग होते हैं ना, जो ये 5 वर्ग के अंतिम अक्षर जो होते हैं, जैसे कि ङ, य, ण, नौ, मौ, इनको क्या बोलते हैं, पंचाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पंचाक्षर भी इनको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब पंचाक्षरों के साथ साथ दोस्तों इनको एक और चीज बोलते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है कि ये ङ, य, ण, नौ, मौ को क्या कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, तो इनको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो सर्च करके आप फिर भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 5। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आशीर्वाद, दीपावली, पीताम्बर या फिर अत्यधिक। देखिए दोस्तों, वर्तनी शुद्धि में चीज़ है ना, आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, 3 से 4 बार पढ़ना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन निकालना। देखिए बहुत लोग ना आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला प्रश्न ऐसे गलत करके आता है। आशीर्वाद ये वाला वो सोचते हैं कि आशीर्वाद ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, नहीं दोस्तों। ठीक है, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। दीपावली भी ऐसे ही लिखा जाता है, अत्यधिक भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो कौन सा, पीताम्बर ऐसे नहीं लिखा जाता, पीताम्बर में बड़ी ई की मात्रा आती है, पीताम्बर, ऐसे ऐसे करके पीताम्बर लिखा जाता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कौन दोस्तों, हमारे भगवान श्री कृष्ण। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है।
बहुब्रीहि समास है। पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीला है अंबर जिसका, या पीले हैं वस्त्र जिसके, वो है पीतांबर कौन, भगवान कृष्ण। तो कौन सा बहुब्रीहि समास है, पीतांबर ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा आपका, ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी क्या है सभी दोस्तों शुद्ध हैं, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से संयुक्त व्यंजन है क, ण, अण और ज्ञ। ठीक है, तो कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 4 होती है, आप सभी लोगों को पता है। और 2 व्यंजनों के मेल से जो आपका व्यंजन बनता है उसी को आपका संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये सारे आपके देवनागरी के संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4 दोस्तों। कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये होती है आपकी संयुक्त व्यंजनों की संख्या। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ज्ञ आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है। अब छ कैसे बनता है दोस्तों, कभी कभी ना संयुक्त व्यंजनों से भी प्रश्न पूछ ले आते हैं कि संयुक्त व्यंजन का विभाजन कैसे होगा। ठीक है, छ बनता है दोस्तों क धन सौ से क्या बनता है, छ बनता है। ठीक है, त्र कैसे बनता है, तो धन र से आपका त्र बनता है। ज्ञ कैसे बनता है, जौ धन ये वाला यो दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये वाला यो से, वाला यो मत लिख देना, यो से बनता है। ठीक है, स्र कैसे बनता है, सौ धन रॉ से स्ट्रॉ बनता है। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 आपको संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विभाजन भी याद रखना है कि कैसे कैसे ये संयुक्त व्यंजन बन रहे हैं। छ कैसे बन रहा है, क धन सौ से बन रहा है, त्र तो धन रॉ से बन रहा है, ज्ञ जौ धन यो से बन रहा है, स्ट्रॉ दोस्तों सौ धन रॉ से बन रहा है। और एक प्रश्न आप नोट कर लो, जो आपके 3 एग्जाम्स यूकेपीएससी के द्वारा कराए जाने ना, इनमें से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजनों से, तो आप याद रखिएगा इसको। कभी कभी ये 100 को ना आपको ऐसे ऐसे तोड़ के भी बता देगा, जैसे कि 100 को 100 हलंत धन ओ में, रॉ को रॉ हलंत धन ओ में, यो को यो हलंत धन ओ में, और रॉ को रॉ हलंत धन ओ में। इस प्रकार से भी कभी कभी ये डिवाइड हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, और ये देवनागरी लिपि से संबंधित शब्द हैं हमारे सभी। ठीक है, और 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन शब्द बनता है उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, खरोष्ठी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, शारदा लिपि से, या फिर चित्र लिपि से। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है दोस्तों वह ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किससे, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। या फिर दोस्तों कभी कभी आपसे प्रश्न पूछाएगा कि देवनागरी लिपि के विकास का क्रम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि में भी दोस्तों आपको याद रखना है उत्तर ब्राह्मी लिपि से, उत्तर ब्राह्मी लिपि से आपका देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। उसके बाद में गुप्त लिपि, ये प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद में आती है दोस्तों क्या, सिद्ध मात्रका लिपि, सिद्ध मात्रका लिपि के बाद में आती है कुटिला लिपि, फिर कुटिला लिपि के बाद में आती है दोस्तों क्या, प्राचीन नागरी लिपि, और उसके बाद में फिर एटलीस्ट हमारा देवनागरी लिपि का विकास होता है, जिसे हम आधुनिक देवनागरी लिपि के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी को दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा है उसे देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है, तो उद्भव दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, और विकास भी दोस्तों ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। अगर दोस्तों विकास में आपको ब्राह्मी और कुटिला दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, तो आपको कुटिला लिपि को पहली प्राथमिकता देनी है। ठीक है, कुटिला लिपि को आपको पहली प्राथमिकता देनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए विकास के संबंध में प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग खरोष्ठी, ब्राह्मी, शारदा या चित्रलिपि। तो ब्राह्मी लिपि से हमारा क्या हुआ है, देवनागरी लिपि का दोस्तों विकास हुआ है। अब लिपि क्या होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए भारत में मुख्यतः 3 लिपियाँ हमें मिलती हैं, एक है सिंधु घाटी चित्रात्मक लिपि, दूसरी मिलती है खरोष्ठी लिपि, और तीसरी मिलती है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि भी उत्तर ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और जो हिंदी का विकास है वह उत्तर ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है दोस्तों, और हमारे देश की लिपि क्या है दोस्तों, हमारे देश की लिपि है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, हमेशा आपको याद रखना है। और जो हमारी देवनागरी लिपि है किस प्रकार की लिपि है दोस्तों, यह अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। भारत में देवनागरी लिपि का विकास दोस्तों 7वीं सदी यानी कि 700 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। और भारत की लगभग दोस्तों जो सभी लिपियां हैं उनका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ठीक है, और देवनागरी का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ये प्रश्न दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखना है। अक्षरात्मक लिपि है हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, इसमें बाएं से दाएं ओर को लिखते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी को भारतीय संघ की लिपि का दर्जा दिया गया था। और भारतीय संघ की लिपि जो है हमारी वो क्या है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर को लिखी जाती है। अब प्रश्न बनता है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि या राज्य लिपि क्या देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की एकमात्र लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो हिंदी हो गया दोस्तों, संस्कृत हो गया, पाली हो गया, मराठी हो गया, और कोंकणी हो गया, नेपाली हो गया,
कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, डोगरी हो गया, यह सभी जो भाषाएं हैं दोस्तों यह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। एक और प्रश्न दोस्तों आपसे मैं होमवर्क का पूछ रहा हूँ, क्या देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण या देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग हमें किसके शिलालेख से मिलता है? आप बता देता हूँ, गुजरात का शासक था, आपको खाली उसका नाम बताना है, किस राजा के शिलालेख से सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रथम प्रमाण हमें देखने को मिलता है। गुजरात का वो शासक था, ठीक है, और उसका नाम आपको बताना है। ये दो प्रश्न मैंने आप तो अभी तक पूछ दिए हैं दोस्तों। एक आपको वो पंचमाक्षर का वर्ण बताना है कि उनको क्या कहा जाता है, और एक ये वाला प्रश्न बताना है, ठीक है, देवनागरी लिपि वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, कि वागीस का उपयुक्त संधि विच्छेद होगा। वागीस दोस्तों क्या है? वाक धन ईस यानी कि वागीस। अब आपको ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है, वाक धन ईस आपका वागीस। यहाँ पे दोस्तों क्या है? व्यंजन संधि है। जब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आता है तो वहाँ पर दोस्तों हमारी व्यंजन संधि होती है, और वाक धन ईस बराबर क्या होता है? वागीस होता है। क धन ई घी बन जाता है, ठीक है, क धन गी आया, यानी कि इसका एक दोस्तों वो होता है कि क, चौ, टो, तो, पो का मेल अगर किसी भी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या यो, वो, रो, लो या फिर किसी भी स्वर से हो जाए तो पहले का तीसरा बन जाता है, यानी कि को का गो बन जाता है, चौ का जो बन जाता है, टो का डो बन जाता है, तो का दो बन जाता है, और पो का बो बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कौ का जो योग है दोस्तों वह किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है, ई से हो रहा है, तो कौ का क्या बन जाएगा? गो बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? वागीस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि यहाँ पर है, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा होगी दोस्तों, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा होगी, क्योंकि वागीस देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। ऐसे दोस्तों एक होता है दिक धन गज, वो भी दिग्गज हो जाता है, ठीक है, इसका ही दोस्तों एक इतिहास मतलब एक उदाहरण और है, प्राक धन ऐतिहासिक, वो हो जाता है प्राग ऐतिहासिक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राक धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक वो होता है प्राग ऐतिहासिक, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। फेवरेट क्वेश्चन है यूकेपीएससी का। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों अनुग्रहित, ये वाला अनुग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका शुद्ध शब्द होगा, ठीक है, यानी कि अनुग्रहित, यानी कि किसी के द्वारा या आप कह सकते हैं किसी के द्वारा जिसका कुछ उपकार किया गया हो या उपकार हुआ हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं मूल्य, ठीक है, और इसमें अनुग्रहित में ये वाला रॉ आता है दोस्तों, नीचे देखिए रेफ रॉ की मात्रा आती है, ठीक है, तो याद रखना आपको अनुग्रहित आपका क्या है? शुद्ध शब्द है, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक फेवरेट है उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जो दोस्तों क्या आते हैं? आपके आधे आते हैं, ठीक है, उज्ज्वल आपका क्या है? शुद्ध शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है पूजनीय, ये आपका शुद्ध शब्द है। कुछ लोग पूज्यनीय लिखते हैं, पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। ऐसे कवियत्री हो गया दोस्तों, ठीक है, कवियत्री भी बहुत बार प्रश्न पूछाता है, क वो ये त्री, ये कवियत्री का शुद्ध रूप होता है, ना कि कवियत्री। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ना ना ये वाली मात्रा नहीं होती, क वो ये त्री, ये होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पोस्टमार्टम क्लासेस सही चल रही हैं, आई होप, ठीक है, तो आप लोग भी इन क्लासेस को जरूर फॉलो करें यार, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ साथ, ठीक है। और वीडियो जो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको भी देख लें। उत्तराखंड की भी हमारी पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही है, उनको भी चल रहे हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज़ के बैचेस चल रहे हैं दोस्तों हमारी एप्लीकेशन पे, जो क्या आगामी एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं। लगभग 30 प्रैक्टिस सेट का भी एक बैच 3 अक्टूबर से शुरू होना है, जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा आगामी यूकेपीएससी के पैटर्न पर। तो आप उन टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए तो जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और बाकी यूट्यूब तो जिंदाबाद है, यूट्यूब में आपको सब कुछ मिलते ही रहता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संवाद का सही अर्थ क्या होता है? कहासुनी, बातचीत, तकरार या फिर वाद विवाद। तो संवाद का दोस्तों जो आपका सही अर्थ होता है वो होता है बातचीत। बातचीत यानी कि किसी से चर्चा करना अथवा बातचीत करना। संवाद का और क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है, तो बातचीत इसका क्या होता है? आपका शुद्ध शब्द है। और संवाद का संधि विच्छेद होता है समधनवाद, ठीक है, और संवाद में क्या है दोस्तों आपकी व्यंजन संधि होती है, ठीक है। अब देखिए वाद विवाद तो क्या होता है? झगड़ा होता है, झगड़ा या फिर बहस करना वाद विवाद होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कहासुनी भी एक हिसाब से वाद विवाद है, तकरार भी एक हिसाब से वही होता है, ठीक है। बाकी बातचीत क्या होता है? संवाद का सही अर्थ होता है, ठीक है, यानी कि वार्तालाप करना या बातचीत करना। और यहाँ पे क्या है? व्यंजन संधि है संबंधवाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नांकित शब्दों में से संधि की दृष्टि से कौन सा विच्छेद शुद्ध नहीं है? उन धनमेश, उन्मेष, निह धन चल निश्चल, महाधन इंद्र महेंद्र, यदि धनपि यद्यपि। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? यह प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उन धनमेश नहीं होता है, उत धनमेश होता है।
उत्तधन मेष होता है तब यह उन्मेष बनता है, ठीक है। उत्तधन मेष से ही क्या बनता है, उन्मेष बनता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है और यह हमारा सुमेलित नहीं है, उन की जगह पे उत्तधन मेष होना चाहिए था, ठीक है। ये प्रश्न आपको याद रखना है। उत्तधन मेष यानी कि उन्मेष होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसका नियम ये होता है कि किसी भी वर्ग के अगर पहले वर्ण का क च ट त प का मेल नौ या मौ वर्ण से हो जाए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उन्मेष हो गया और वांगम्य हो गया, ऐसे ही उन्नयन हो गया, अम्मय हो गया, ये कुछ इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। बाकी नी है धन चल निश्चल, यहाँ पे दोस्तों कौन सी संधि आपकी, विसर्ग संधि है, ये बनता है निश्चल, ठीक है। या निश्चल को ऐसे भी लिखते हैं निश्चल, ठीक है। और महाधन इंद्र महेंद्र होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होती है हमारी गुण संधि होती है, या महेंद्र बन जाता है। और यदि नपी दोस्तों हमारा यद्यपि होता है, ठीक है, यद्यपि। और यहाँ पर हमारी यण संधि होती है, तो कौन सा सही नहीं है, उन धनमेश नहीं है, उत्तधनमेश होना चाहिए। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जो कि वर्तनी विश्लेषण से संबंधित या फिर वर्ण कैसे मिलता है, कोई भी शब्द आपका कैसे बनता है, वर्णों के विभाजन या वर्ण विच्छेद से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण गलत है, श्रीमान, चिन्ह, धैर्य या फिर हृदय। देखिए श्रीमान में सौ धन रौ धन ई, तो ये बन गया श्री। दोस्तों मैंने आपको स्रो का वो बताया था वर्ण विभाजन, उसी के हिसाब से होता है सौ धन रौ, स्रो बन गया ना। अब देखिए ये तो बन गया सौ धन रौ, तो स्रो बन गया। अब यहाँ पे देखिए श्री है, सौ धन रौ धन ई, ये बन गया श्री। अब देखिए मौ में मौ धन आ, माँ, नौ में नौ हलंत धन ओ, श्रीमान, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही बात करते हैं चिन्ह की, चिन्ह में देखिए चौ आ गया, चौ हलंत धन ई, ये बन गया ची। अब देखिए चिन्ह होता है तो हौ पहले आता है दोस्तों, हौ, फिर उसके बाद में नौ हलंत, फिर उसके बाद में ओ, ठीक है। ये हो गया चिन्ह, ये भी सही है। धैर्य में देखिए धौ हलंत धौ धन ए, ये हो गया धै। फिर ये देखिए यो जो है ना, रौ जो है, रौ पहले आता है, धन रौ धन यो धन ओ, धैर्य, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, हृदय, हो धन रौ। देखिए दोस्तों हृदय में आपको याद रखना है, ये हृदय नहीं है, हृदय है, हृदय। हो के बाद में री आना चाहिए, रौ धन ई नहीं आना चाहिए, हो के बाद में री आना चाहिए। हो धन री धन दो धन ओ धन यो धन ओ, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हृदय का सही होगा। तो कौन सा विश्लेषण गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, हृदय का जो विच्छेद है वह गलत है। ये रौ धन ई नहीं आएगा, यहाँ पे री आएगा, और ये यो ऐसे नहीं आएगा, यो के साथ में हमेशा ओ आएगा, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद में आपको नियम दोस्तों हमेशा याद रखना है कि वर्ण विच्छेद जब होता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो आपका व्यंजन होता है, व्यंजन में हलंत की मात्रा आती है और उसके पीछे स्वर लगता है, ठीक है। जिस हिसाब से हम संधि विच्छेद करते हैं ना, उसी हिसाब से वर्ण विच्छेद भी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हृदय तो आपको बताइए छाती या सीना होता है, ठीक है। श्रीमान आपको सही मतलब श्रीमान किसी सम्मान के लिए प्रयोग करते हैं, श्रीमान, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा शब्द ऊंचा का सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यानी कि ऊंचा का पर्यायवाची है उतुंग, ओज, तीक्ष्ण या फिर उग्र। तो ऊंचा का पर्यायवाची दोस्तों आपका क्या, उतुंग। उतुंग क्या है आपका ऊंचा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, उतुंग। और ऊंचा के ही कुछ अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि उतुंग हो गया, तुंग हो गया, बुलंद हो गया, उन्नत हो गया, उधर्व हो गया, उपरशीष्ट हो गया, उत्ताल हो गया। यह ऊंचा के कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। ओज यानी कि दोस्तों क्या होता है, ओज मतलब क्या होता है, प्रकाश, यानी कि दीप्तिमान। कहते हैं ना उसके चेहरे पे कितना ओज से भरा उसका चेहरा है, कितना प्रताप से भरा उसका चेहरा है, कितना प्रकाश है उसके चेहरे पे, ठीक है। तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, तेज या फिर तीव्र, ठीक है। अग्र मतलब क्या होता है, आगे, उत्तम, प्रधान। कहते हैं ये लाइन में आगे लग जाओ, वो अग्र बच्चा है या वो अग्र है। उत्तम यानी कि प्रधान, श्रेष्ठ, ये सब क्या है, सिरा। अग्र मतलब सिरा भी होता है, ठीक है। तो ऊंचा का पर्यायवाची हो जाएगा या उतुंग। ओज मतलब क्या होता है, प्रकाश या तेज, ठीक है। तीक्ष्ण मतलब भी तेज या तीव्र होता है, और अग्र मतलब होता है आगे, सिरा यानी कि उत्तम। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो चमकीला शब्द में दोस्तों आपका क्या है, चमक धन ईला, चमकीला। तो कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे दोस्तों, ईला आपका प्रत्यय है, ठीक है। वे शब्द या वे शब्दांश जो शब्द के बाद में लिखकर बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द से शब्दांश, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं कि शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, वह हो गए उपसर्ग। तो चमकीला में चमक धन ईला, ये वाला ईला दोस्तों हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा आ रही ना, ईला। देखिए चमकीला, तो ईला प्रत्यय होगा यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी का सर्वप्रथम 39 के बाद में 40वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है।
अष्टध्यायी द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय या फिर द्विगु। तो अष्टध्यायी शब्द में आपको दोस्तों क्या है, द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है। अष्टध्यायी में आंसर की में भी दोस्तों द्विगु ही समास दिया गया था। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है, ऐसा समास दोस्तों इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, या जिसमें संख्यावाची विशेषण होता है पहले शब्द में, वह हमारा द्विगु समास कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें दोस्तों पहला पद जो दोस्तों जो होता है वह गिनती, गणना अथवा किसी भी वस्तु, पदार्थ या किसी अन्य संख्या या फिर किसी भी समूह का बोध कराता है, तो ऐसे शब्दों में दोस्तों क्या होता है, द्विगु समास होता है। यहाँ पे देखिए अष्टध्यायी, अष्टध्यायी यानी कि अष्टध्यायी का मतलब क्या होता है, क्या आप ये कह सकते हैं 8 अध्यायों का समाहार। तो कभी कभी दोस्तों हमारा अष्टध्यायी में ना ये समाहार से करके इसका विच्छेद होता है। ठीक है, जो हमारा समाहार या बना हुआ इस टाइप से इसका विच्छेद होता है द्विगु समास का। तो 8 अध्यायों का समाहार दोस्तों हमारा क्या होता है, अष्टध्यायी कहलाता है। और इसमें क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अष्ट आया है, अष्टध्यायी यानी कि 8 अध्यायों का समाहार, यानी कि जो पहला शब्द है, पहला शब्द गिनती या गणना का आ रहा है या किसी भी समूह का बोध करा रहा है, यानी कि 8 अध्यायों का समाहार। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा द्विगु समास होता है। ऐसे ही दोस्तों दो पहरों का समाहार, शताब्दी 100 सालों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। तो इस टाइप के जो भी जिसमें भी पहला पद आपका दोस्तों संख्यावाची होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, याद रखना आपको, द्विगु समास वहाँ पे होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रथम पद प्रधान होता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका दोस्तों कर्मधारय समास क्या होता है कि जैसे चरण कमल हो गया, चरण की कमल के समान चरण। ठीक है, तो कर्मधारय समास में उत्तर पद आपका प्रधान होता है। ठीक है, और जब विग्रह करते हैं तो के समान रूप से उसका विग्रह होता है, जैसे कि नील कमल हो गया, नीला है, या नील गगन हो गया, चंद्रमुख हो गया, चाँद सा ऐसा मुख है उसका। तत्पुरुष समास का आपको पता ही है, उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है इसमें भी। ठीक है, जैसे कि राजकुमार, राजा का कुमार, जो आपके कारक होते हैं, कारकों से इनका विभाजन होता है। द्वंद्व समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ही प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता डैश लग जाता है, भाई बहन, राम और कृष्ण, और से इसका विभाजन होता है। तो इस प्रकार का आपको ये दोस्तों समास से भी प्रश्न याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है, उपल, भूधर, प्रस्तर या फिर शिला। ठीक है, तो पहाड़ के पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो भूधर हमारा क्या है, पहाड़ का पर्यायवाची होता है। पहाड़ यानी कि पर्वत। ठीक है, अब पर्वत के ही या पहाड़ के ही कोई अन्य पर्यायवाची की बात करें, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, भूधर हो गया, शिखर हो गया, अचल हो गया, नग हो गया, अद्री हो गया, शिखर हो गया, ये सभी आपके क्या हैं दोस्तों, भूधर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यानी कि पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अब ये उपल जो है, उपल हो गया, प्रस्तर हो गया, शिला हो गया, यह किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों, यह प्रस्तर यानी कि पत्थर के यह पर्यायवाची है, पत्थर के पर्यायवाची हैं क्या, उपल हो गया, प्रस्तर हो गया, शिला हो गया, इसी के साथ में शैल हो गया, सिलिका हो गया, पाषाण हो गया, रोड़ा हो गया, अस्म हो गया, यह आपके क्या होते हैं, पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संख्या है, रामायण, कोयल, पीतल या फिर मिठास। तो बताइए आपको दोस्तों, मिठास में आपकी क्या है, मिठास में मीठेपन का भाव आ रहा है, तो मिठास में क्या है, भाववाचक संख्या है। ठीक है, आपको बताइए भाववाचक संख्या वह शब्द जो किसी भी पदार्थ या फिर किसी भी चीज़ की भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, या ऐसे शब्द जिनको हम छू नहीं सकते, केवल उनका अनुभव कर सकते हैं, या जिनका कोई आकार या स्वरूप नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कि मिठास हो गया, खटास हो गया, थकावट हो गया, मुस्कुराहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, प्यास हो गया, भूख हो गया, सुंदरता हो गया, मोटापा हो गया, जवानी हो गया। इनको हम क्या करते हैं, सिर्फ आभासी तो कर रहे हैं, इनको हम छू नहीं पा रहे हैं, इनको हम खाली इनकी चीज़ या दशा आदि का वर्णन ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि रामायण, कोयल और पीतल, इनमें आपकी कौन सी संज्ञा है दोस्तों, यह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति विशेष, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो पीतल, कोयल, रामायण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि मिठास, थकावट, खटास, ऊंचाई, चढ़ाई, मानवता, भूख, प्यास, बुढ़ापा, नीचता, मुस्कुराहट, खट्टापनता, ये सब क्या होता है दोस्तों, आपका भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला है दोस्तों, निरूपण में कौन सा उपसर्ग है, निर, नी और नी। ठीक है, तो निरूपण में दोस्तों आपका क्या होता है, नी उपसर्ग से मिलकर बना होता है निरूपण। ठीक है, बहुत लोग इसमें निर कर देते हैं, तो नी दोस्तों निर नहीं होता है। आप इसका अगर विच्छेद करेंगे ना, तो नी धन रूपण, तो यहाँ पे क्या होता है, नी उपसर्ग होता है, और रूपण आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे मूल शब्द होता है। ठीक है, तो उपसर्ग मैंने बताया था वह शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, निरूपण में दोस्तों आपका नी उपसर्ग होता है। ठीक है, निरूपण का मतलब अर्थ होता है दोस्तों विवेचना करना। ठीक है, और रूपण मतलब नी धन रूपण हो गया, निरूपण हो गया। ठीक है, और ऐसे नी उपसर्ग से दोस्तों कुछ और शब्द भी बनते हैं दोस्तों हमारे। ठीक है, तो निर नहीं होगा, नी होगा। ठीक है, बहुत लोग निर करके आते हैं, नी दोस्तों आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे देखिए नी से ही आपका एक तो निरूपण हो गया, निपात हो गया, नियोग हो गया, निर्बल हो गया, निर्गुण हो गया, निषेध हो गया,
निबंध हो गया, नियमित हो गया, नियम हो गया, निराकार हो गया, निहाल हो गया, निडर हो गया, ये सभी आपके नि उपसर्ग से मिलकर बने शब्द होते हैं। ठीक है, ऐसे निर उपसर्ग से मिलकर बने शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि निर्जीव हो गया, निर्भाव हो गया, निर्भय हो गया, निर्वाह हो गया, निर्वास हो गया, निराकरण हो गया। तो ये निर उपसर्ग से मिलकर बनते हैं, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, कुर्ता, सूरज, हाथ या फिर ससुर। तो विदेशी शब्द दोस्तों इसमें से क्या है आपका, कुर्ता जो है यह विदेशी शब्द है, और कुर्ता दोस्तों क्या है, यह तुर्की भाषा का शब्द है। क्या, कुर्ता, कुर्ता क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है। बाकी देखिए दोस्तों, ये जो ससुर है, ठीक है, ससुर क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है ससुर, इसका तद्भव क्या होता है, ससुर होता है। हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है हस्त। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है क्या, सूर्य। तो कुर्ता क्या है दोस्तों आपका, इसमें विदेशी शब्द है, और विदेशी शब्द में भी कौन सी भाषा का शब्द है, कुर्ता दोस्तों। तो जो एक कुर्ता है यह तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सा, तुर्की भाषा का शब्द है कुर्ता। ठीक है, तुर्की के में ही दोस्तों, जैसे कि उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है, उर्दू भी तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन हो गया, कैंची हो गया, और कुली हो गया, ठीक है, आका हो गया, मुगल हो गया, चमचा हो गया, तमगा, बहादुर, तलाश, लफंगा, सौगात, सुराग, चमचा, आका, कुर्की, चेचक, ये सभी आपके दोस्तों तुर्की भाषा के शब्द हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, देखिए जैसे कि दोस्तों कुली पहले पूछा गया, कैंची पहले पूछा गया, उर्दू पहले पूछा गया, मुगल पहले पूछा गया, चेचक पहले पूछा गया है, लफंगा पूछा गया है, तलाश पूछा गया है, बेगम पूछा गया है, सभी आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो आपको ये तुर्की भाषा के शब्द भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 45वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि या फिर सृष्टि। ठीक है, तो सृष्टि दोस्तों आपसे इसमें से क्या है, शुद्ध वर्तनी होती है। कौन सी, सृष्टि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका जो सृष्टि है वह आपका यहाँ पे क्या है, सही वर्तनी है। ठीक है, सृष्टि का मतलब आपको बताइए दोस्तों क्या होता है, संसार यानी कि निर्माण या फिर रचना। ठीक है, सृष्टि का मतलब क्या होता है, निर्माण या रचना होती है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि से संबंधित। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। तो देखिए अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से। अपादान से में जो अपादान से होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, अलगाव के भाव का पता चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी कि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अपादान कारक होगा यहाँ पर। ठीक है, कर्ता ने, इसका कारक चिन्ह होता है ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, करण में भी से होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन करण में जो ये से होता है, इसका क्या होता है, जिसके लिए कर्ता काम करे उसके लिए से का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। और कारक क्या होते हैं, किसी भी वाक्य, मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनके संबंध को जोड़ने के लिए आपका कारक शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कारकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कारकों की संख्या होती है 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, और आंसर हो जाएगा अपादान। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो, यो, लो, वो। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या दोस्तों 4 होती है, यो, वो, रो, लो, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों हमारा, तो हमारा क्या होता है, दंती व्यंजन होता है, तो, थो, दो, धो, नो। ठीक है, दंती व्यंजन के रूप में इसे जाना जाता है, यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों। तो उसमें व्यंजन कितने होते हैं, उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, तालवी 100, मूर्धन्य 100, दंत्य 100 और हो, ये हमारे क्या होते हैं आपके उसमें व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, मैंने आपको बताया। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छो, त्रो, ग्यों, स्रो। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, उसके हाथ में जो पुस्तक है वह मेरी है, मुझे दिल्ली जाना है और यह लोग अच्छे आदमी हैं। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है वह चयन करना है। तो देखिए, यह वही व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था, ये दोस्तों आपका अशुद्ध होगा। यहाँ पे वही नहीं होगा, यहाँ पे होगा यह वह व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था। यह वह व्यक्ति है जो परसों बाजार में मिला था। बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके हाथ में जो पुस्तक है वो मेरी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। मुझे दिल्ली जाना है, ये भी शुद्ध है। यह लोग अच्छे आदमी नहीं है, ये भी बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका चुनना है। ठीक है, तो देखिए, सौंदर्य, ये इसकी शुद्ध वर्तनी है, बिल्कुल सही दोस्तों। मुनि, ये भी शुद्ध है। क्षत्रिय भी ऐसे लिखा जाता है। पूज्य दोस्तों ऐसा नहीं, पूज्य को ऐसे लिखा जाता है, पूज्य, बड़ी यू की मात्रा आती है, तो पूज्य आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध पूज्य ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और पूज्य का अर्थ क्या होता है, पूजन करने योग्य या सुंदरता, या मतलब अच्छा आप कह सकते हैं। ठीक है, सौंदर्य मतलब होता है सुंदरता, मुनि होता है साधु संत, क्षत्रिय का मतलब होता है योद्धा जाति का। ठीक है, और वर्तनी आपको बताइए कि जो लिखने की रीति होती है उसको वर्तनी अक्षरी कहते हैं, और उच्चारण और लेखन या वर्तनी मात्रा शुद्धि
शब्दों के प्रयोग के आधार पर हम इसमें से छांटते हैं कि कौन सी शुद्धि है, कौन सी अशुद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि बंधन शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। ठीक है, बंधन, तो देखिए ब न ध न, ब हो गया, फिर नौ, नौ हलन, देखिए नौ क्या है, बिंदा लगा है। ठीक है, नौ क्या है, सिर्फ हलंत वाला यूज होगा, नौ फिर ध फिर यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधन का जो आपका वर्ण विच्छेद है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ब अ न ध अ न अ। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, रामावतार शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, यानी कि रामावतार में कौन सी संधि है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो रामावतार में दोस्तों आपकी क्या है, दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है रामावतार में, दीर्घ संधि होती है। राम धन अवतार, रामावतार। ठीक है, जब समान वर्णों का मेल समान वर्णों से होता है तो वहाँ पे दीर्घ संधि होती है। यानी कि जब समान स्वरों का मेल समान स्वरों से होता है तो अ धन अ का मेल दोस्तों यहाँ पे हो रहा है तो आ बन जाता है, तो रामावतार यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि अ या आ के बाद में ई या उ री के बाद में दोबारा से अ या आ ई या उ या री आता है तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री हो जाता है। यह आपका क्या है दोस्तों, दीर्घ संधि की विशेषता है। ठीक है, बाकी स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, अयादि संधि हो गया और यण संधि हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपके होमवर्क के 3 प्रश्न मैं आपको देता हूँ कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को क्या कहा जाता है। ये 4 प्रश्न आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है चारों प्रश्नों का। बाकी आपको आज की ये वीडियो हमारी कैसी लगी इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी